आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो आपको जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं, जो आपको अपने गोल तक लेके जाएंगे। मतलब जस्ट लाइक एज अ गूगल मैप, है ना। तो लिखा होगा आपको सीबीएसई 2022। मतलब ऐसे कई सारे कुछ क्वेश्चन है जो पिछले ईयर में, मतलब जितने भी आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये पिछले कई सालों में, तकरीबन अपने 4, 5, 6 सालों में कई बार क्वेश्चन को पूछा गया, अटेम्प्ट किया गया है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को उठाया हूँ और क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट करने लाया हूँ। एम्प्लॉइज शुड बी पेमेंट होना चाहिए फेयरली टू एज अ प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, हमको सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो भैया सीधी सी फंडा है, हमको आपको पता है कि हम दुनिया भर में सुबह शाम लेकर के रात तक जब किसी के लिए काम करते हैं, वो काम करते हैं सर मुद्रा, मनी, पैसा। ठीक है, तो अब देख लीजिए, राजेश इंटरप्राइजेस एक फेसिंग बहुत ह्यूज लॉस को फेस कर रहे हैं भाई साहब। ठीक है भाई साहब, की कंडीशन थोड़ी बड़ी खराब है। द ओनर ऑफ द कंपनी इज एन एमबीए पास आउट. Even then, many things in the organization are happening which are indicative of lack of proper management in the company. First of all, there is no specific sharing of work, and anytime any employee is asked to do anything, so this will lead to, बता लीजिए, इंस्ट्रक्शन जो आपको बंदा दे दे, जो आपको रूट बता दे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, जो आपको ये पता है कि कितने टाइम में कितने कॉस्ट लगा काम करना होगा, और डिसिप्लिन जो हर चीज को प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में रख के काम करे। ये देखिए भाई, क्वालिटी क्वांटिटी प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ उपाध्याय आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल कॉमेट हब पर। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं बेसिकली क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, ये वही प्रिंसिपल्स हैं जो आपको जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हैं, जो आपको अपने गोल तक लेके जाएंगे। मतलब जस्ट लाइक एज अ गूगल मैप, है ना भाई। इस मैप का सारा पकड़ लीजिए, आप अपने मंजिल तक पहुंच जाने वाले हैं। सेम यहाँ भी कहानी कुछ ऐसी ही होने वाली है कि जहाँ प्रिंसिपल्स अगर आपने पढ़ लिया तो कंपनी भी आपके उस मंजिल तक पहुंच जाएगी जहाँ पे उस कंपनी को जाना है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में हम लोग कुछ पीवाईक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ हमारे पास दिए हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम समझेंगे, जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यू क्वेश्चन भी करना है, हम लोगों को कुछ इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। और बच्चों याद रखिएगा, इसमें कुछ असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस भी हैं। तो बेसिकली आज का जो ये वीडियो होने वाला है वो चैप्टर नंबर 2 आपके क्लास 12 के बीएसटी का शुरू होने वाला है। तो आइए ज्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो नंबर 1। ठीक, तो आइए बच्चों, क्या लिखा हुआ भाई, पहले आज हम लोग बच्चों सॉल्व करने वाले हैं एज अ, पहले एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए ऐसा लिखा होगा आपको सीबीएसई 2022। मतलब ऐसे कई सारे कुछ क्वेश्चंस है जो पिछले ईयर में, मतलब जितने भी आज मैं आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूं, ये पिछले कई सालों में, तकरीबन अपने 4, 5, 6 सालों में कई बार क्वेश्चन को पूछा गया, अटेम्प्ट किया गया है। तो मैं उन्हीं क्वेश्चन को उठाया हूँ और क्वेश्चन को आपके सामने प्रेजेंट करने लाया हूँ। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज इन प्रॉपर वे एंड एमसीक्यू का प्रोसीजर क्या होगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। और इसमें याद रखिएगा, जैसे जैसे मैं सॉल्व कराऊंगा वैसे वैसे आपको भी सॉल्व कराते रहना है, मतलब करते रहना है। तो अगर पॉसिबल हो पाएगा तो कमेंट में भी भेजते रहिएगा और अपने घर में भी क्वेश्चन आंसर करते रहिएगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन हमारे पास निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है भाई, पहला क्वेश्चन आ रहा है सर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बच्चों इन पूरे के पूरे चारों पॉइंट्स में ऐसा कौन सा जो प्रिंसिपल नहीं है जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का, किसका, साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो भाई साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, भाई साइंस का है। हार्मनी और डिस्कॉर्ड, ये भी साइंस का है। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, भैया ये भी है। लेकिन ये वाले भाई साहब जो है ये फ्यूल का दिया हुआ है। किसका दिया बच्चों, ऐसा दिया हुआ है फ्यूल वाले साहब का। ठीक, तो जो फ्यूल साहब हैं, तो फ्यूल साहब का दिया हुआ ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया, तो ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आ जाएगा। तो ऑलरेडी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसको लिख लीजिएगा यहां पे, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके डन, चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस मीन्स क्या होता है। भाई डायरेक्शन का मतलब ऐसा पूछा जा रहा है आपके क्वेश्चन में कि इसका मतलब हमारे पास क्या होने वाला है। तो देखिए, ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, नाना। देयर शुड बी वन हेड एंड वन प्लान फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज विद द सेम ऑब्जेक्टिव। मैनेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू वर्कर्स एंड वेजेस शुड बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। भाई वेजेस जो हो तो रेम्यूनरेशन का टॉपिक लग रहा है। ठीक है, ईच एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय जो होगा वो ऑर्डर रिसीव करेगा किसी एक सुपीरियर से। तो मुझे लग रहा है सर ये बात तो कमांड की जा रही है।
मेजर शुड बी काइंड एंड फेयर टू वर्कर, भाई तरीके से वो ए वैल्यू भी चल रहे हैं, तो एक तरीके से इक्विटी वाला प्रीफर लेकर के अपने साथ भाई साहब आ रहे हैं, मतलब सबके संग भाई काइंडनेस भी है और दयालुता भी है, वो फेयर वर्क भी कर रहे हैं, मतलब सबको एक तरीके से देख रहे होंगे तभी तो ये चल रहा होगा। तो हमें लग रहा है सर देयर शुड बी वन हेड वन प्लान। हम लोगों ने जब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पढ़ा था तो उसमें भी जो सबसे पहले पॉइंट लेकर के आई थी वो यही आई थी, क्या चीज कि वन हेड वन प्लान जहां पे आएगा वहां पे क्या आने वाला है, तो वहां बच्चों आएगा ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें क्या होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्या होने वाला बच्चों, एज ऑप्शन नंबर हमारा जो होने वाला है बी इज हमारे पास ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए तीसरे वाले क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। कहता है सर कि विच प्रिंसिपल ऑफ फेयोल एडवोकेट दैट एम्प्लॉइज शुड बी पेड फेयरली टू प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन। भाई फेयोल का ऐसा कौन सा प्रिंसिपल है जिसमें वो एडवोकेट करके बता रहे हैं कि एम्प्लॉइज शुड बी पे, उनको पेमेंट होना चाहिए फेयरली टू एज अ प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन, या उनको सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो भैया सीधी सी फंडा है, हमको और आपको पता है कि हम दुनिया भर में या सुबह शाम लेकर के रात तक जब किसी के लिए काम करते हैं वो काम करते हैं सर मुद्रा, मनी, पैसा। ठीक है, तो अब देख लीजिए डिसिप्लिन ना, नहीं इक्विटी ना, ऑर्डर नहीं, किसका है सर रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। तो आइए इसमें ऑप्शन नंबर एज अ सी करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े फिर, चलिए तब अगले पॉइंट पर अगले पेज पे आते हैं। ये क्या कहता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। कहता है सर विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेटेड व्हेन अमन अ वर्कर इन मालिक क्राफ्ट्स लिमिटेड through his personal experience was able to identify the time saving techniques of production, but when he approached management with his suggestion he was not appreciated। भाई बताइए कि इसमें कौन सा ऐसा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वायलेट हो रहा है अमन के थ्रू, अ वर्कर इन मालिक क्राफ्ट्स लिमिटेड through his personal experience was able to identify the time saving टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, बट व्हेन ही अप्रोच्ड मैनेजमेंट विथ हिज सजेशन ही वाज नॉट अप्रिशिएटेड, उसको अप्रिशिएट नहीं किया गया है। तो भाई तरीके से भाई बॉस की ही हर जगह पूरे कंपनी में चल रही होती है, सारा प्लानिंग बॉस ही करता है, मतलब जो टॉप लेवल की हमारी अथॉरिटी होती है वही चीज़ डिसाइड करती है। तो ऑलरेडी इसमें बात क्या होगा कि जो सामने वाला जो बंदा है, जो आपका जो एम्प्लॉय है, आपका जो लेबर है, वो आपको कुछ इनिशिएटिव दे रहा है, कुछ आपको बता रहा है, कुछ आपको आइडियाज दे रहा है, लेकिन आप उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, आप उसे अपने कंपनी में इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो। तो बच्चों यहाँ पे सीधा ऑप्शन हमारे पास क्या निकल के आता है, इनिशिएटिव। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा पास क्या होगा, वो होगा सर एज अ इनिशिएटिव। तो यहां पे लिख लीजिएगा सर एज अ ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आइए चैप्टर अपने आइए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या कहता है कि नवीन वर्क्स एज अ प्रोडक्शन मैनेजर। नवीन क्या करता है भाई, वो काम करता है कहां पे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में, और कहां पे, ग्लोबल इंटरप्राइजेस लिमिटेड में। ही हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ गेटिंग 10,000 यूनिट्स ऑफ हैंड वुमेन टेबल मैट्स बनाने के लिए, जो मैन्युफैक्चर एट द कॉस्ट ऑफ 250 बोला। ठीक है, विद इन जो 20 दिन के अंदर में ऑर्डर को खत्म करना था। तो इन ऑर्डर टू बी एक्नॉलेज्ड एज एन इफेक्टिव मैनेजर ही मस्ट इंश्योर दैट, क्या होना चाहिए कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड 250 पर यूनिट। भाई एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज लेस देन 250 पर यूनिट, ये भी हो सकता है। द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 20 days इवन एट अ हायर कॉस्ट पर यूनिट, ऑल ऑफ द अबव। तो भाई हमको इसमें देखना क्या है, तो वो एक्नॉलेज किया गया था कि भाई वो क्या है, एक तरीके से इफेक्टिव मैनेजर है। अब भाई जो इफेक्टिव मैनेजर है वो काम तो कंप्लीट करके दे देगा, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या कर देगा, वो नॉर्मल तरीके से वो कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो सीधा सा बंदा भाई इस तीनों में से सबसे जो बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए चारों में से, वो ऑप्शन नंबर सी ही है। भाई साहब काम तो कंप्लीट करके दे देंगे, लेकिन वो क्या करेंगे, हायर कॉस्ट बढ़ा देंगे। आई बस में हायर कॉस्ट मतलब ये हो जाएगा कि जहां पे वो उस पर्टिकुलर चीज की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट की वैल्यू। तो इफेक्टिव तो ही होगा भैया, क्या कि जो मिनिमम कॉस्ट में सल्टा दे, ठीक है, सॉरी हायर कॉस्ट में सल्टा दे। चलिए आगे आते हैं बच्चों, आइए 6 नंबर वाले क्वेश्चन में फटाक से हम लोग पहुंचते हैं, वहां देखते हैं। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैव डिफरेंट गोल। भाई बात सही है, जितनी सारी कंपनियां, भाई हर कंपनियों के ऑलरेडी क्या होते हैं, सबके अपने अपने एक अलग अलग गोल होते हैं। जीपो इज एन अपकमिंग रिटेल चेन फॉर प्रोवाइडिंग कंज्यूमर गुड्स डोर टू डोर। भाई देखो जो अपकमिंग जो रिटेल चेन है कैसी है, जो प्रोवाइड करती है कंज्यूमर गुड्स को डोर टू डोर तक। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टू इंक्रीज सेल, इससे सेल भी इंक्रीज हो रही है। तो एलआई इज एन एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्किंग कर रही है इनके ऑब्जेक्टिव को, और प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन ऑफ दिस सोसाइटी। सोसाइटी को एक तरीके से वो एजुकेट भी कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ ईच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस यूनाइट द एफर्ट्स ऑफ देयर एम्प्लॉयज टुवर्ड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज डिस्कस्ड अबव ईच। तो बच्चा आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एज अ नेचर या आपको क्या बताना होगा, एज अ
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट आपको बताना होगा। तो बच्चों देख लीजिएगा पहला प्रश्न बस क्या निकल के आ रहा है। तो भाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव इज ऑप्शन नंबर, देखिएगा मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन और मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है। भाई 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन इसके हिसाब से भाई कंपनी तो यही बता रही है कि वो एजुकेट भी कर रहे हैं, अपनी सेल भी इंक्रीज कर रहे हैं, कंज्यूमर तक गुड्स भी पहुंचा रहे हैं, मतलब तरीके से वो गोल ओरिएंटेड पूरा फोकस करके चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ऑप्शन नंबर जो ए हमारा होगा यहाँ पे वो करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब आइए, अब यहां जो अबव किया गया था समझ लीजिए। अब अगला क्या कर रहा है सर, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। क्या कह रहा है, कह रहा है सर शॉर्ट आईटी लिमिटेड है जो लीडिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है। ठीक, पहली बात, एंड द कंपनी सेटिस्फाइंग द डाइवर्स नीड ऑफ इट्स एम्प्लॉयज आर गिवन कॉम्पिटेटिव सैलरीज एंड पर्क्स, कुछ उनको सैलरी दी जाती है, कुछ पर्क्स दिए जाते हैं। सो दे हैव बीन गिवन चांस फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ, जिससे उनका पर्सनल ग्रोथ भी होता है एंड डेवलपमेंट भी आती है। तो फॉर हार्मनी, इस हार्मनी को लेकर के इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल पर्सनल गोल्स विथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो भाई आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा रहा है जो शॉर्ट आईटी लिमिटेड के अकॉर्डिंग जो बताया जा रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ाया है बच्चों, ऑप्शन नंबर इसको डी मान लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा डी नंबर लिखा हुआ है, ऑप्शन ही डी ये है। ठीक है, उसको आप आंसर मत समझ लीजिएगा, इसको मैं यहाँ पे एक तरीके से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से जो कंपनी ऑलरेडी लिखा ही होगा। तो बताइए बच्चों इसमें क्या, देखो कंपनी के ही सैलरी भी बढ़ा रहा है, पर्क्स भी दे रहा है, डेवलपमेंट भी कर रहा है, पर्सनल ग्रोथ भी कर रहा है। इससे क्या हो रहा है, एक तरीके से पर्सनल गोल भी अचीव हो जा रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्टिव ही अचीव हो रहा है। तो सोसाइटी के लिए काम तो नहीं कर रहे हैं, हाँ पर्सनल के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन पर्सनल काम से क्या हो रहा है कि कंपनी जो उनको पर्क्स बेनिफिट सबको प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, तो पर्सनल ग्रोथ के संग संग क्या हो, कंपनी का एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ ही कवर हो रहा है। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो रहा है, आपके डेवलपमेंट होने से, आपके अच्छा करने से कंपनी को बेनिफिट है। तो क्या किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट कर लीजिएगा बच्चों, इसको सही कर लीजिएगा। तो इसमें हमारा जो आंसर होने आने वाला है उसका नाम है बी इज करेक्ट। क्या होगा, बी हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, चलिए फटाक से आते हैं भाई अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्या कहता है भाई, द प्रिंसिपल दैट स्टेट यूनियन इज स्ट्रेंथ एंड एडवोकेट्स फॉर टीम स्पिरिट एमंग एम्प्लॉइज। तो भाई इसमें क्या बात की जा रही है, वो कह रहा है भाई कि एकता में बहुत ताकत होती है। भाई एक साथ रहेंगे तो सब चीजें क्या होंगी, मतलब भाई ताकत है भाई, यूनिटी में रहेंगे तो फॉर टीम स्पिरिट के लिए एक तरीके से टीम स्पिरिट कहां आता है बच्चों, तो ऐसा ऑप्शन नंबर ए। मुझे लग रहा है, ओहो आजा भाई इधर आजा फटक से। वो क्या कह रहा है, तो कह रहा है सर स्पिरिट द कॉप्स हमारा क्या हो जाएगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्यों भाई, क्यों हम कहां बात करते हैं, जहां पे आपके जब टीम स्पिरिट की बात होती है, जहां पे आपके यूनियन इज स्ट्रेंथ की बात होती है। तो ये दोनों चीज जहां पे हमारे पास एप्लीकेबल होंगी वहां हमारा क्या आता है, तो हमारा जो प्रिंसिपल मैनेजमेंट आता है वो आता है स्पिरिट द कॉप्स का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है सर 9वां नंबर कि टेलस प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड एम्फेसाइज कर रहा है भाई। ठीक है, तो भाई हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड मतलब एक तरीके से क्या ही एम्फेसाइज कर रहे हैं, इंडिविजुअल एफर्ट इज सुपीरियर टू टीम वर्क, पता नहीं, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी विथ वर्कर्स, स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू रूल्स विदाउट क्वेश्चनिंग एंड रिप्लेसिंग ह्यूमन लेबर विथ मशीन्स। भाई ये तो कहीं से नहीं लग रहा, ये तो भी कहीं से नहीं लग रहा, और ये तो कहीं है ये नहीं है। तो बचा कौन सर, मैनेजमेंट शुड शेयर द गेन्स ऑफ द कंपनी, जो कंपनी हमने जो कमाया या जो हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है तो उनको क्या करना चाहिए भाई, अपने कुछ गेन्स अपने कुछ प्रॉफिट को शेयर करना चाहिए एज अ वर्कर के संग, जिससे कि कंपनी में अच्छी खासी क्या हो सके, एज अ हार्मनी क्रिएट हो सके। क्या हो सके, हार्मनी मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था, एज अ सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब ये होता है जहां पे एज अ फ्रूटफुल रिलेशंस होंगे। क्या होंगे, एज अ फ्रूटफुल रिलेशंस एस्टैब्लिश होंगे, वहीं पे कहा जाता है एज अ हार्मनी। डिस्कॉर्ड मतलब कलह कलेश करना, तो वो नहीं करना है, न यहाँ करना है, न कंपनी में, न जीवन में, न जिंदगी में। ठीक है, और घर बार में तो बिल्कुल नहीं करना है। तो याद रखिएगा जहां भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, वहां पे एक हार्मनी क्रिएट करके रहेंगे, चाहे दोस्तों के बीच में रहे, चाहे हाँ वही। अब आइए अगला पॉइंट क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन। भाई ये क्या, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, एज अ बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन कर रहा है, द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट दैट इन्वॉल्व्स अपॉइंटिंग डिफरेंट स्पेशलिस्ट
फॉर अ डिफरेंट टास्क के लिए भाई डिफरेंट स्पेशलिस्ट को आप अपॉइंट करिए टू अचीव मास्टरी एंड एफिशिएंसी इज कॉल्ड। इसे क्या कहा जाएगा भाई? देखो हमारे पास अलग अलग तरीके से स्पेशलिस्ट को ज्वाइन करिए। मतलब कंपनी में आपको याद होगा कि टेलर्स आपने बताया था एक बात कि भाई अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो उसको अलग तरीके से डील करने दीजिए, परचेस डिपार्टमेंट उसको अलग तरीके डील करने दीजिए, और जो आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट उसको अलग डील कर दीजिए। मतलब हर एक अलग तरीके से एक स्पेशल टास्क को अटेंड करने के लिए, स्पेशल टास्क को कवर करने के लिए एज ए स्पेशल मैनेजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो किस में आता है? तो बच्चों वो आपके आता है बेसिकली एज अ फंक्शनल फोरमैनशिप में। तो इसमें बहुत ज्यादा माथा नहीं मारना होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या कर लीजिएगा? एज अ सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़े। चलिए फटाक से आते हैं भाई 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग फटाक से पहुंचेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या होगा भाई। आइए, कह रहा है सर थ्रू दी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फ्यूल गाइड करते हैं मैनेजर्स को टू एग्जिबिट exemplary behavior and advises that they should not fall into the temptation of misusing their powers for personal benefit at the cost of the general interest of the organization। तो बताइए which principles of management as is being described in the above स्टेटमेंट। तो भाई देखो क्या हो रहा है कि कंपनी का जो एक तरीके से हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो हेनरी फ्यूल गाइड कर रहे हैं मैनेजर्स को कि भाई वो एग्जिबिट करिए तरीके से, बिहेवियर को बदलिए, और दे शुड नॉट फॉल इनटू टेम्पटेशन ऑफ मिसयूजिंग देयर पावर, अपने पावर का मिसयूज न करिए, ठीक है, अपने कोई पर्सनल बेनिफिट के लिए, एट द कॉस्ट ऑफ द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस के लिए फोकस करिए। तो विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव स्टेटमेंट। तो भाई यहाँ पे आपको अपने पर्सनल बेनिफिट के बारे में नहीं सोचना है, आप उसको अपने पर्सनल मेरा पर्सनल प्रमोशन हो जाए, ग्रोथ हो जाए, मेरी सैलरी सबसे ज्यादा हो जाए, हाइक हमको ज्यादा से ज्यादा मिले, पर्क्स और बेनिफिट्स हमको मिले, नहीं नहीं, आपको यहाँ पे क्या करना है, केवल आपको अपने इंटरेस्ट बारे में न सोच करके कंपनी के हेनरी फ्यूल बार बार इंडिकेट कर रहे हैं क्या कि पहले आपको कंपनी के इंटरेस्ट के बारे में सोचना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास क्या आता है? एज ए जनरल इंटरेस्ट। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हमारे पास होने वाला है बच्चों? एज अ सी नंबर। क्या होगा? एज अ सी नंबर की सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा ऑप्शन हमारा? एज अ सी इज करेक्ट, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे हम पहुंचेंगे। इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें कह रहे हैं सर अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, भाई साहब का कहना है कि एन ऑर्गेनाइजेशन शुड सेफगार्ड अगेंस्ट अब्यूज ऑफ मैनेजर पावर बट एट द सेम टाइम अ मैनेजर शुड हैव द नेसेसरी अथॉरिटी टू कैरी आउट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कह रहे हैं भाई ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि भाई हम लोग को पावर तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, पावर तो दे देते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी पावर का मिसयूज होने लगता है। लेकिन एक दूसरे पन्ने की बात यह भी लिखी गई है भाई कि पावर देना भी जरूरी है। पावर नहीं देंगे तो जो कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए हमारे मैनेजर्स को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड की गई है वो कैसे अचीव होगा। तो कह रहा है कि नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द गिवन स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? तो भाई देखो ऐसा लिखा हो पहला डिसिप्लिन, भाई डिसिप्लिन में लोग डिसिप्लिन होते हैं, अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, यूनिट ऑफ कमांड होता है। भाई सीधा ऑप्शन को ये लग रहा है सर बी नंबर हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऐसा करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज करेक्ट ऑप्शन। भाई क्या होगा? मतलब जितनी हमें अथॉरिटी रहे उतनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे, या जितनी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे उतनी हमारी क्या रहे? एज अ अथॉरिटी रहे। इज इट क्लियर? आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है सर कि कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड वन सिंगल पर्सन विद ऑल द नीडेड क्वालिटीज, टेलर सजेस्टेड दैट द अपॉइंटेड ऑफ ए स्पेशलिस्ट थ्रू दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करिए टेक्निक को। कर रहा है बेटा कि कंसीडर द फैक्ट को कंसीडर करिए कि दैट डिफिकल्ट टू फाइंड वन सिंगल पर्सन, किसी एक सिंगल ऐसे पर्सन को फाइंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, विद ऑल द नीडेड क्वालिटीज, जो उसके पास सारी क्वालिटीज अवेलेबल हो। तो टेलर ने सजेस्ट किया था कि दैट अपॉइंटमेंट करिए एक ऐसे स्पेशलिस्ट को, ठीक है, दिस टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो आइडेंटिफाई करना होगा। तो देखिए भाई, तो इसमें आपके पास इसको मैं थोड़ा सा कट कर रहा हूं, ठीक है बाबू, देखिएगा क्या लिखा हुआ है? एज अ फंक्शनल फोरमैनशिप है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क है, मेथड स्टडी हमारे पास है, और हमारे पास क्या लिखा हुआ है? एज अ लिखा हुआ है एज अ मोशन स्टडी भी हमारे पास लिखा हुआ है। ठीक, तो देख लीजिए स्टैंडर्डाइजेशन में और सिंप्लीफिकेशन में क्या होता है बच्चों कि हम लोग इस तरीके से जो वर्क हम लोग कर रहे होते हैं, हाँ आइए यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, तो स्टैंडर्ड हो, क्वालिटी बेसिस हो, लेकिन सिंपल हो, भाई अननेसेसरी जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं उनको देखा जाए। तो मेथड स्टडी में एक मेथड वे तरीका हमारे पास होता है, मोशन स्टडी में काम कैसे फास्ट करना उसके बारे में देखते हैं। तो बचा कौन? आपके पास फंक्शनल फोरमैनशिप वाला भाई साहब बचे,
ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं सर कि भाई फंक्शनल फॉर्मेटशिप मतलब क्या पता होगा ना कि प्लानिंग डिपार्टमेंट और एज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार चार बॉस हमारे पास यहाँ होते थे और चार बॉस हमारे पास यहाँ होते थे। तो भाई स्पेशलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए, एक बंदे के अंदर सारी क्वालिटी तो आएगी नहीं। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट जो बंदा प्लान भी करे, फिर प्रोडक्शन भी करे, फिर मार्केट में सेल भी करे, तो भाई अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग हमारे पास क्या होने चाहिए, एज ए स्पेशलिस्ट होने चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए बच्चों, तब आगे आते हैं फटाक से और आगे समझने की कोशिश करते हैं। एज अ क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग आते हैं। 14 और 15 हमारे पास क्या कहता है, देखिएगा 14 नंबर हमारे पास कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू टेलर ईच स्पेशलिस्ट इज टू बी असाइंड वर्क अकॉर्डिंग टू हिज और हर क्वालिटीज। द एम्प्लॉयज हु possess technical mastery should be involved in planning work, whereas those with energy and good healthy may be assigned execution work. Name the related principle of scientific management। बताइए क्या होगा। पहला कह रहा है सर फंक्शनल फोरमैनशिप। क्या है पहला हमारे पास, कह रहा है भाई फंक्शनल फोरमैनशिप है। कहाँ गए, कहाँ तुम चले गए। कोई बात नहीं, हम लोग फिर वापस आ जाएंगे अपने गेट बैक टू पवेलियन पे। ठीक है, तो क्या कर रहा है भाई, कह रहा है भाई पहला फंक्शनल फोरमैनशिप है, दूसरा कह रहा है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी है, एंड नन ऑफ द अबव है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू टेलर के हिसाब से कहना है कि ईच स्पेसिस्ट इज टू बी असाइंड, हर एक स्पेसिस्ट असाइन होना चाहिए कंपनी में। ठीक है, असाइन करिए और अकॉर्डिंग दीजिए उसके हिसाब से और हर क्वालिटी हिसाब से एम्प्लॉइज विद पॉजिटिव टेक्निकल मास्टरी होनी चाहिए, शुड बी इन्वॉल्व इन प्लानिंग वर्क, वेयर एज दोज विद एनर्जी एंड गुड हेल्थ मे बी असाइंड एग्जीक्यूशन वर्क। जिससे क्या होगा भाई, वर्क हमारा असाइन हो जाएगा और तरीके से गुड हेल्थ तरीके से कंपनी काम भी करना शुरू कर देगी। तो नेम द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कर रहा है, तो अब देख लीजिए हमारे पास एक ऑप्शन लिखा हुआ है फंक्शनल फोरमैनशिप का। ठीक है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, साइंस नॉट ऑफ थंब का है, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन लिखा हुआ है। बच्चों ये तो लग रहा है भाई डेवलप करिए क्या, ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी के बारे में भाई जो सोचे, जो कंपनी के बेनिफिट्स के बारे में सोचे, अपने बारे में सोचे, हेल्दी वर्किंग कंडीशन निकल के आ जाए। ठीक है, चलिए एंड लास्ट पॉइंट पे आ जाइए बच्चों। लास्ट पॉइंट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर एज अ 15 भाई साहब क्या करें इसमें, साइंटिफिक मैनेजमेंट द एम्प्लॉयज शुड बी, भाई एम्प्लॉयज को शुड बी रिवॉर्ड देना चाहिए फॉर देयर सजेशंस के लिए विच रिजल्ट्स इन अ सब्सटेंशियल रिडक्शन द कॉस्ट करे। भाई देखो साइंस में क्या क्या आप साइंटिफिकली अप्रोच को फॉलो करते हो, रूल ऑफ थंब को नहीं, हार्मनी क्रिएट करते हो भाई, इसमें तो आपको सजेशन नहीं दे रहे हो। लेकिन कोऑपरेशन एक तरीके से एक ऐसा ऑप्शन हमें लग रहा है जहां पे कि अगर हम कोऑपरेट करें, सपोज करो कि हमारे पास कोई एक ऐसा बंदा है जो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, क्या है बच्चों, एज एफिशिएंट है, और वो अगर अपने इफेक्टिव लोगों के संग मिल करके कंपनी में काम करे और कुछ अपने अगर ये कुछ सजेशंस दे, ठीक है, या अपने कुछ ऐसे व्यूज दे, या अपने बच्चों कुछ ऐसे आइडियाज अवेलेबल कराए, अगर ये सारी चीजें कराते तो भाई कंपनी क्या करेगी, जो उनको रिवॉर्ड पेमेंट करना चाहिए। तो यही कंपनी के तरीके से क्या होगा कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा कि कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ओके डन, आगे बढ़े। चलिए फिर अब आइए बच्चों केस स्टडीज पे। अब भाई देखो कहानी अब यहीं से शुरू होती है, ठीक है, और क्या लिखा हुआ वो भी समझना होगा और हम जानने की कोशिश करेंगे भाई कि क्या है क्या नहीं है। देखिए राकेश एक हैं जो वर्क करते हैं बल्ब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और ईच बल्ब विच इज मैन्युफैक्चर्ड इज ऑफ स्टैंडर्ड साइज एंड क्वालिटी। हर बल्ब की अपनी एक क्या एक स्टैंडर्ड क्वालिटी है, ठीक है, स्टैंडर्ड साइज और क्वालिटी है। तो फर्दर इफ देयर इज एनी अनरिक्वायर्ड टाइप ऑफ बल्ब मैन्युफैक्चर्ड देन इट्स प्रोडक्शन इज स्टॉप्ड। ठीक है, फर्दर अगर मान लीजिए कैसे कोई अनरिक्वायर्ड टाइप ऑफ बल्ब की मैन्युफैक्चर की जा रही है तो प्रोडक्शन हमारा क्या हो जाए, बंद हो गया। तो लास्ट मंथ व्हेन द कंपनी केम टू नो दैट 10 वॉट बल्ब्स वर नो मोर लाइक्ड बाय कस्टमर। तो भाई ये लगा भाई कंपनी के नजर बात भाई कि 10 वॉट की जो बल्ब है वो कस्टमर को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहे, ठीक है। सो ही वर्क्स इन द परचेज डिपार्टमेंट। तो क्या करने लगे, वो काम करते हैं परचेज डिपार्टमेंट में। His job is to purchase the filaments required to make bulbs. This time when he purchased the filament, he gets the instruction from the seller that some special care needs to be taken in the first hour of fixing the filaments inside the bulb. जब बल्ब बनाया जा रहा है भाई तो थोड़ा अपने ज़्यादा फोकस और अपने कंडीशन बना कर रखे रहिए। तो कह रहा है कि राकेश knows his information should be given immediately to the production department before the assembling process starts, however he funded a company। भाई देखिए ये भाई साहब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ही है,
ठीक है, लेकिन ये अपने इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी क्या करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं तुरंत के तुरंत में, ठीक है, कहाँ पे कि भाई असेंबलिंग प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले में। तो हाउएवर ही फाइंड दैट हिज कंपनी पॉलिसीज ओनली अलाउ हिम टू गिव द मैसेज टू हिज इमीडिएट बॉस हु विल फर्दर पास दिस मैसेज टू हिज बॉस। तो बच्चों याद रखिएगा यहाँ पे क्या इमीडिएटली आपको अलाउ किया जा रहा है। तो मतलब एक तरीके से यहाँ पे स्केलर चेन भी हमारे पास में क्या हो रहा है, निकल के आ रहा है। And the passing of this message will continue till it reaches the desired person in the production department. Which technique of measurement is followed here? Also name the, अब देखिए आपको बताना होगा, पहले क्या बताना आपको है कि कौन सी टेक्निक यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है, पहला कौन सी टेक्निक है, एक आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा आपको नेम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का नाम भी आपको बताना होगा। और तीसरा कर रहा है कि विच ऑप्शन इज नाउ अवेलेबल टू सुरेश सिंस द कंपनी इज नॉट अलाउइंग हिम टू इंटरेक्ट विद द कंसर्न वर्कर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। भैया बिल्कुल सही बात है, तो आइए सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। क्या कह रहा है, पहले बता दो कि भाई अब कंपनी का बंदा राकेश है, वो क्या कर रहा है, एक तरीके से गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ना, मतलब बल्ब बना रहा है, वेरियस टाइप्स ऑफ बल्ब भी बना रहा है, लेकिन जो 10 वाट के बल्ब है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं, लेकिन जो बल्ब बच्चा वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, जो बना रहा है ऑलरेडी, क्या उसकी एक अलग से स्टैंडर्ड साइज है और क्वालिटी है। लेकिन कुछ ऐसे अनरिक्वायर्ड टाइप ऑफ क्या हो गया, बल्ब आया, बनाने का ऑर्डर आया, वो प्रोडक्शन हमारा क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो मतलब पहला हमारे पास टेक्निक निकल के आ रहा है सर कि जहां पे हम स्टैंडर्डाइजेशन ये हो गया, ठीक है, एंड सिंप्लीफिकेशन, क्या चाहिए बच्चों, एज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये हमारे पास पहला ऑप्शन आ गया एक चीज का। दूसरा ये बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, केवल ऑल्सो बस को बताना है, देखिए क्या लिखा हुआ है कि डिपार्टमेंट विच टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट फॉलो, मतलब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, तो एक्सप्लेन करने चक्कर मत पड़ जाइएगा, टाइम भी खत्म होगा और नंबर तो उतना ही मिलना जितना आप ऑलरेडी उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्सो नेम द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, भाई देखिए यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल फॉलो यहाँ पे हो रहा है, ऑलरेडी आपको पता है तरीके से हमारे पास क्या आ रहा है, एक तरीके स्केलर चेन हमारे पास आ रहा है, क्या आ रहा है, ऐसा यहाँ पे आपको स्केलर चेन की ही बात की जा रही है। और तीसरा, अगर अब मान लीजिए हमारे पास ऑप्शन क्या हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है, कि विच ऑप्शन इज नाउ अवेलेबल टू सुरेश सिंस द कंपनी इज नॉट अलाउइंग हिम टू इंटरेक्ट विद द कंसर्न्ड वर्कर इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अगर अलाउ नहीं कर भाई ऑलरेडी हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, गैंग प्लैंक आएगा, क्या रहा बच्चों, एज अ गैंग प्लैंक, ठीक है। तो आपको इस तरीके से स्केलर चेन भी आपको फॉलो करना होगा और आपको तरीके से गैंग प्लैंक वाला आपको ऑर्डर भी फॉलो करना होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, चलिए बच्चों आप आगे खत्म करें, चलिए अब आगे इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों आगे आइए, अब अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं भाई क्या इसका आंसर होगा। राजेश इंटरप्राइजेस एक फेसिंग बहुत ह्यूज लॉस को फेस कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, भाई साहब की कंडीशन थोड़ी बड़ी खराब है। द ओनर ऑफ द कंपनी इज एन MBA पास आउट, even then many things in the organization are happening which are indicative of lack of proper management in the company. First of all, there is no specific sharing of work and any time of any employee is asked to do anything. So these are lead to wastage of effort, तरीके से क्या हो रहा है, efforts की wastage हो रही है। Further, due to negligence in proper work sharing, there has been no specialization development in the nature of the jobs done by the employees. तो there are no clear and fair agreements भी नहीं हुए हैं between the workers के बीच में और management के बीच में। तो these are led to lot of frustration भी निकल के हमारे पास आ रहा है workers का। Management has quite often been found to be ignorant of not fulfilling as a promising done by, जो आपने promise किया था उसको follow भी नहीं कर रहे हो। तो there are also no strict rules and regulations binding on the conduct of the workers. The departmental heads who are the middle level managers in the company and hold key position always favor their relatives. तो अब जो बंदा ऑलरेडी बैठा है वो खैर अपने रिलेटिव्स का ही बस कोई फेवर कर रहा है, अपने पोजीशन होल्ड किया हुआ है। तो दे क्वाइट ऑफन डोंट टर्न अप फॉर जॉब on time, so they are always looking for special relaxation from the top management. So this has led to feeling of resentment among the employees who are also demanding special favors and threatening strike in the coming days. तो आइडेंटिफाई करिए 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फेल जो वॉलेट किया जा रहा है आपके इस पूरे के पूरे केसेस में। तो बच्चों हम लोग को बस एक खाली यहाँ पे काम करना, क्या चीज है, तो आइए भाई पहला आप समझ लेते हैं क्या कह रहा हुआ है, समझिएगा क्वेश्चन 3 बोला हुआ है तो 3 में लिख लेंगे। पहला कर रहा है कि कंपनी क्या करे, बहुत ज्यादा ह्यूज लॉस में जा रही है,
ठीक है। और कंपनी का ओनर भाई एमबीए पास आउट है, बहुत सारे थिंग को ऑर्गेनाइजेशन में हैपन करके देख भी लिया, जो इंडिकेटिव ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट हमारी कंपनी में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कोई स्पेसिफिक शेयरिंग ऑफ वर्क भी नहीं है, मतलब बेटा आपका पहले यही निकल के आपके पास आके प्रिंसिपल आ गया, क्या निकल के आ गया, एज अ डिवीजन ऑफ वर्क आ गया, ठीक, पहला काम। दूसरा क्या कर रहा है भाई कि फर्दर ड्यू टू नेग्लिजेंस इन प्रॉपर वर्क शेयरिंग देयर हैज बीन नो स्पेशलाइजेशन डेवलपमेंट इन द नेचर ऑफ द जॉब्स डन बाय द एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय जो काम कर रहे हैं उनमें कोई स्पेशलाइजेशन हमारे पास है नहीं, कोई क्लियर और फेयर एग्रीमेंट्स भी नहीं है वर्कर्स के बीच में। इससे क्या हो रहा है कि फ्रस्ट्रेशंस निकल के बार बार आ रहे हैं कंपनी के लिए, जो बहुत ज़्यादा इग्नोरेंट किए जा रहे हैं उनके प्रोमिसेस को। तो मतलब कोई स्ट्रिक्ट हमारे पास ना कोई रूल्स है ना कोई रेगुलेशन है, और जो बाइंडिंग भी नहीं किया जा रहा है, हम कंडक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में बस क्या निकल के आता है बच्चों को, याद होगा आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था जिसका नाम था एज अ डिसिप्लिन, क्या नाम था, एज अ डिसिप्लिन हमारे पास आ गया। और तीसरा क्या कर रहा है कि यहां भाई ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है द डिपार्टमेंटल हेड्स हु आर द मिडिल लेवल मैनेजर्स, और उसके बाद क्या कर रहा है कि जो भाई साहब बैठे हुए हैं पोस्ट लेकर के, वो खाली लुकिंग फॉर, देखिए क्या कर रहे हैं कि होल्ड की पोजीशन ऑलवेज फेवर देयर रिलेटिव, अपने रिलेटिव्स का ही भाई साहब को अपना पक्ष लेते हैं, मतलब एक तरीके अपना कोई इंडिविजुअल बेनिफिट है, कंपनी का बेनिफिट निकल के नहीं आ रहा है। तो तीसरा हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ऐसा आएगा सब ऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसको आगे बढ़ा है, चलिए भाई शुरू करते हैं, फिर इसको फटा सब इसकी छोड़ लीजिए तो तुरंत आगे बढ़ते हैं। फिर आइए बच्चों, चलिए कह रहा है कि भाई सर्कल असिस्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है, ट्यूबलाइट मैन्युफैक्चर करती कंपनी है। बिफोर द स्टार्ट ऑफ द ईयर दे हैड प्रॉमिस देयर एम्प्लॉयज फॉर बोनस फॉर एक्स्ट्रा, भाई वादा किया गया था, ठीक है, वादा कर ले साथिया, हाँ, कि एम्प्लॉयज फॉर बोनस फॉर एक्स्ट्रा प्रोडक्शन पे मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा। तो इट वाज आल्सो डिसाइडेड दैट दोज हु विल पुट एक्स्ट्रा टाइम विल बी पेड एक्स्ट्रा, भाई जो हमारे कंपनी के लिए एक्स्ट्रा काम करेगा हम क्या करेंगे, एज अ उन्हें हम एक्स्ट्रा पेमेंट करने की भी, मतलब अब कंपनी का भाई मैनेजर काम कराना चाह रहा है तो भाई करा ले, क्या दिक्कत है। So the number of hours. So however, people in the HR department who worked very hard later complained that they were not compensated for the extra number of hours, so that they used to stay in the office. अब भाई वो कह रहा है कि नहीं आपको ज़्यादा काम कर रुकना पड़ेगा, आपको कोई पेमेंट नहीं देने वाले हैं, बहुत सारी कंप्लेन आप लोग की आती रहती है। तो एक तरीके बच्चों याद रख लीजिएगा यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, तो आपको अच्छे से पता है और हमें भी पता है कि सर यहाँ पे बस एक ही चीज़ निकल के आ रही है, क्या कि कंपनी में डिसिप्लिन नहीं है। आए पास बच्चों, तो बस इतना ध्यान रखिएगा, जो वादा पे नहीं खरा उतरा वो बेकार है, ठीक। चलिए आगे बढ़े बच्चों, चलिए इसकी शॉट फटाक से लेने का और तुरंत आगे बढ़ जाने का। क्या कर रहे हैं भाई साहब, अगला नंबर कह रहे हैं सर कि 30 न्यू एम्प्लॉयज हैव स्टार्टेड देयर करियर इन XYZ लिमिटेड। वाह भाई वाह, यहाँ पे सर 30 नए ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो एज अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं XYZ लिमिटेड के संग में। तो द एम्प्लॉयज आर न्यू टू द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैड एंड हैव नो आइडिया अबाउट द डिमांडिंग जॉब्स के बारे में उनको आइडिया भी नहीं है। तो द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव देम 3 months ऑफ टाइम टू शो देयर रिजल्ट। भाई आप क्या करिए, हम आपको 3 महीने का समय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, आपको हम समय दे रहे हैं, आप अपना टैलेंट शो करिए, अपना देखिए क्या है। तो इससे क्या होगा कि विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज फॉलोड हियर एंड हाउ डज दिस प्रिंसिपल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो कभी कभी क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो हमारे वर्कर्स या एम्प्लॉयज होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं जानते, या कभी कभी आपकी कंपनी में डिसिप्लिन का ही सीनरी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है और वो खुल के काम नहीं कर पाते। तो कभी कभी वो फैमिलियर भी आपकी कंपनी में नहीं होते। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी कह रही है भाई कि पहले आप अपने आप को प्रूफ करो, उसके लिए आपको समय दे देते हैं। तो आपको याद होगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हमारे पास एक ऐसा प्रिंसिपल जरूर था जहाँ पे उसको हम लैक जो यहाँ पे हो रहा था, तो लैक तो नहीं हो रहा था वैसे फिलहाल भी, लेकिन हम क्या ऐसा अप्लाई करें, काम करें। तो बच्चों याद रखिएगा, इसमें आपके पास क्या होगा, याद रखिएगा इसमें आपके पास आएगा एज अ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। क्या होगा बच्चों, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल। इससे क्या होगा बच्चों, हाउ डज प्रिंसिपल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होगा बच्चों, पहली बात बी नंबर समझिएगा, रिड्यूसेस, क्या मतलब एज अ कंपनी में रिड्यूस होंगे किसके, एज अ एम्प्लॉयज टर्नओवर। जो एम्प्लॉय जो बार बार कंपनियों को छोड़ के जो जाते हैं ना, उनका जाना आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा, एक तरीके से हमारी कंपनी हमारी स्टेबिलिटी रहेगी, टेन्योर ऑफ पर्सनल के भी काम करने का मौका तो दीजिए, इनिशिएटिव लेने का मौका तो दीजिए भाई साहब,
फिर तो आगे बढ़ेंगे। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट, देन आगे। भाई साहब इसमें क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं सर एक स्टेफनी कुलस है जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स इन अपने एरिया की, दे हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर वर्कर्स, फॉर दिस दे हैव chalked out a plan, so they will be hiring operational managers who to work the lower level of management, and they have decided to keep 8 managers over a single worker। हाँ सही बात भाई, 10 every worker will have, आप तो समझ ही गए होंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना। तो 10 every worker will have to report to all these 8 managers, और बंदे सब रिपोर्ट भी करेंगे, ठीक है, अपने मैनेजर्स को। तो विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज फॉलोड हियर एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट, क्या होंगे, एंड ऑल्सो टेल विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल। भाई सीधा सा फंडा, भाई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। पहले आ जाइए आपके टेक्निक्स में, किसमें आ जाएंगे, आ जाएंगे टेक्निक्स में, ठीक है। तो भाई पहला जो टेक्निक्स निकल हमारे पास आ रहा है जिसमें 8 बॉस बने हुए हैं, तो पहला हमारे पास कौन था, आपको याद होगा, फंक्शनल फोरमैनशिप। ओ भाई क्या होगा, फंक्शनल एज अ फोरमैनशिप, ठीक, पहला। और दूसरा क्या निकल के आ रहा है बच्चा, प्रिंसिपल पूछा हुआ है। तो भाई अगर हर कोई बंदा किससे क्या रिपोर्ट करेगा क्या नहीं करेगा, ये चीज़ हम लोग किसमें पढ़ते थे, तो यूनिटी ऑफ कमांड में, किसमें पढ़ते थे, आपको याद होगा। और फंक्शनल फोरमैनशिप करने से क्या होगा भाई, सोचो कि फंक्शनल फोरमैनशिप के तरीके से 4 आपके आ जाएंगे एज अ प्लानिंग में काम करने वाले, तो कंपनी काम वहाँ प्रॉपर तरीके से कर पाएगी, और 4 आपके आ जाएगा एज अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो कंपनी वहाँ पे भी अपने आप को एथिकल वे में वर्क कर पाएगी। इज इट राइट। तो फटाक से टेक, देन आगे। बच्चों अगला क्या कर रहा है, अतुल आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स फ्रॉम ऑस्ट्रिया से इंडिया आते हैं भाई साहब, एंड स्टार्टेड करते हैं कॉफी शॉप एरोमा कॉफी कैन इन अ फेमस मॉल इन दिल्ली में, बहुत ज़्यादा फेमस भी है भाई साहब की। द स्पेशलिटी ऑफ द कॉफी शॉप वॉज द स्पेशल एरोमा ऑफ कॉफी एंड वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स टू चूज फ्रॉम। समहाउ द बिजनेस वॉज नाइदर प्रॉफिटेबल नॉट पॉपुलर, उतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं थी, उतना पॉपुलर नहीं थी। तो अतुल ने फाइंड आउट किया उस रीजन्स को, उन्होंने अपॉइंट किया अतुल्या को, MBA जो एक रेप्यूटेड कॉलेज से की हुई थी, एक मेजर टू फाइंड आउट द कॉजेज फॉर द सेम। तो अतुल्या टुक फीडबैक फ्रॉम द क्लाइंट्स, वो क्लाइंट से फीडबैक लेती है, भाई क्या प्रॉब्लम है, आप हमारी कॉफी को ज़्यादा पसंद क्यों नहीं कर पा रहे, क्या चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें निकल आ रही हैं, ठीक है। फाउंड आउट दैट इनफ दे लव्ड द स्पेशल यूनिक एरोमा ऑफ कॉफी बट वर नॉट हैप्पी विद द लॉन्ग वेटिंग टाइम। मतलब अभी जो लॉन्ग वेटिंग टाइम चल रहा है बच्चों, ये थोड़ा उनको खाया जा रहा है, समझ आई बात। मतलब तरीके से ये वर्क हमारा ठीक तो स्टैंडर्ड तो है, लेकिन सिंपल जा रहा है, मतलब सिंप्लीफिकेशन क्या है, वेस्टेज रिसोर्सेज हमारा काम कर जा रहा है, ठीक है। being taken to process the orders, तो सी एनालाइज किया कि फाउंड आउट दैट देयर वर मैनी अननेसेसरी ऑब्स्ट्रक्शन, तो कई तरीके से अननेसेसरी ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन भी हमारे पास हो रहे हैं जो कुड भी इनको एलिमिनेट करना चाहिए, ठीक है। तो सी फिक्स्ड एट अ स्टैंडर्ड एंड टाइम फॉर प्रोसेसिंग द ऑर्डर। सी ऑल्सो रियलाइज दैट देयर वर सम फ्लेवर्स, हमारे पास कुछ फ्लेवर्स भी होने चाहिए जो डिमांड के हिसाब से हमारे पास इनफ नहीं है। तो सो सी ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टॉप द सेल ऑफ सच फ्लेवर्स, उन्होंने उन फ्लेवर्स को मार्केट में सेल करना बंद कर दिया जिसके एक्चुअली में डिमांड मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। तो एज अ रिजल्ट विद इन अ शॉर्ट पीरियड अतुल्या वॉज एबल टू अट्रैक्ट द तो कस्टमर, उन्होंने क्या किया, एक टाइम के बाद एज वो एक तरीके से एबल हो गए सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में। तो बच्चों आपको आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है कि एनी 2 टेक्निक्स ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताइएगा, ठीक है, कि यूज बाय अतुल्या टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो पहले भाई आ जाइए, सीधा सा फंडा, ठीक है। पहला क्या हो रहा है, ऑलरेडी आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लेन करना है 2 टेक्निक्स के बारे में जो मैनेजमेंट यूज करेगी अतुल्या के लिए, ठीक है। अतुल्या जो यूज करेगी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहला बच्चों याद रख लीजिएगा, क्या आएगा, पहला तो स्टैंडर्ड है ही है हमारे पास, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, पहला, ठीक। स्टैंडर्ड तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो इसको आप नहीं भी लिखोगे तो मान लो चलेगा, ठीक है, इसको इतना हटा दो, ठीक है। बस इतना मान लो कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, एक ये हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या कर रहा है कि क्या नहीं हो पा रहा है भाई, जो टाइम पे प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से काम करना हो, ऑर्डर लेना हो, तो तुरंत उस ऑर्डर को मार्केट में अप्लाई करिए, वो क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम स्टडी हो जाएगा। आज के समय मतलब प्रॉब्लम वही हो रही थी ना भाई, कस्टमर ऑर्डर दे के वेट कर रहा है और ज़्यादा आप टाइम वही लगा रहे हो, और फिर उन फ्लेवर्स को भी दे रहे हो जो ऑलरेडी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो वो रिसोर्सेज का वेस्टेज ही चल रहा है, ठीक है। तो जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, एक तरीके से वो क्या ऐसे रिसोर्सेज जो हमारी कंपनी के गोल को अचीव होने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनको वहाँ से हटा दिया जाए, रिड्यूस कर दिया जाए,
चलिए फटाक से टेक देन आगे। चलिए भाई इसको आगे हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए कानपुर एक लेदर, चलिए कानपुर ही सही, कानपुर लेदर लिमिटेड था, द सेम मैन्युफैक्चर ऑफ लेदर। भाई साहब क्या है, एक मैन्युफैक्चर है लेदर प्रोडक्ट्स के। इट इज प्रोड्यूसिंग ऑन लार्ज स्केल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फंक्शनल। So in the production department, various foremen have been employed. Each foreman has been made responsible for production planning, implementation and control के लिए. This has led to situation of confusion and uncertainty आती है। तो सजेस्ट करिए ऐसे किसी टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट को जो कानपुर लेदर लिमिटेड उसको यूज कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें और प्लानिंग प्रॉपर तरीके से हो पाए। तो बच्चों सीधे सीधे आपको पता है किसने पूछा हुआ आपसे है, जो फंक्शनल फोरमैनशिप पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? फंक्शनल एंड फोरमैनशिप। ठीक है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास कौन आने वाले हैं? यहाँ हमारे पास आने वाला है एज अ प्लानिंग इंचार्ज। कौन आएगा? प्लानिंग इंचार्ज। और यहाँ हमारे पास कौन आने वाला है? तो यहाँ हमारे पास आने वाले हैं एज अ प्रोडक्शन इंचार्ज। कौन आएगा? प्रोडक्शन इंचार्ज। ठीक है, अब इनके अंदर में भी चार चार लोग होते हैं। कितने लोग होते हैं बाबू? देखिएगा, 1 2, ठीक है, 3 हो गए और ये तरीके से हमारे पास 4 आ जाएंगे। ठीक है, अब इन चारों के बारे में हमको प्रॉपर तरीके से ऐसे लिखना है। ठीक, चलिए इसमें कौन हमारे पास आ जाएंगे? पहला समझिएगा, हमारे पास आ जाएंगे रूट क्लर्क पहला। ठीक है, फिर आएगा हमारे पास एज अ इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। ठीक, तीसरा हमारे पास कौन आ जाएगा? टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ठीक है भाई, और यहाँ पे कौन पास आ जाएगा? एज आ जाएंगे डिसिप्लिनरियन। कौन आ जाएगा? डिसिप्लिनरियन। ठीक है, यहाँ आ जाइए। प्रोडक्शन में कौन कौन हमारे पास आएंगे? तो याद रखिएगा, प्रोडक्शन में भी हमारे पास 4 आएंगे। ठीक, पहला कौन होगा बाबू? याद रखिएगा, पहला हमारे पास यहाँ जो आएंगे वो होंगे भाई द गैंग बॉस। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन होगा? एज अ रिपेयर बॉस। तीसरा कौन होगा? जो स्पीड देख लेगा भाई, कौन हो गया हमारे पास? स्पीड बॉस। और तीसरा कौन हमारे पास हो जाएंगे? एज अ इंस्पेक्टर साहब। ठीक है, होप समझ गए होंगे आप। भाई बता लीजिए, इंस्ट्रक्शन जो आपको बंदा दे दे, जो आपको रूट बता दे क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, जो आपको ये बताए कि कितने टाइम में कितने कॉस्ट लगा के काम करना होगा, और डिसिप्लिन जो हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन में रख के काम करे। ये देखिए भाई, क्वालिटी क्वांटिटी प्रॉपर तरीके से सब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रोडक्शन वाला भी बंदा देख ले, गैंग बॉस कौन है, रिपेयर बॉस कौन है, स्पीड बॉस कौन है और इंस्पेक्टर कौन है। ठीक है, चलिए, और पता ही है सारी मशीनरी को अवेलेबल कराना, उसको फिर प्रॉब्लम आए तो रिपेयर कराना, स्पीड बॉस इतने स्पीड में तरीके से काम करना कराने के लिए, और इंस्पेक्टर तो ऑलरेडी वही से इंस्पेक्शन करने का काम इनका हो जाएगा। चलिए बच्चों, आगे हम लोग आते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाक से और निकलते हैं आगे। चलिए, तो अगले क्वेश्चन हम लोग आते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से, उसके बाद आगे बढ़ें। चलिए बच्चों, क्या कह रहा है भाई? We are the best public school through a disciplined organization. It lacks well-defined rules and regulations. With passage of time, the management of the finds out that if there are proper rules and regulations बनाए गए and for the students के लिए and the teachers, the result of the school improves. दो बच्चों, वी आर द बेस्ट पब्लिक स्कूल है जो थोड़ा डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन है। इट लैक्स वेल डिफाइंड, बहुत सारे वो लैकिंग कर रहा है रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के। With passage of time, the management of the finds out that if the proper rules and regulations for the students and the teachers, the result of the school improves. भाई अगर प्रॉपर एक रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिया जाए प्रॉपर तरीके से, इससे टीचर्स और स्टूडेंट का भी तरीके से प्रॉपर क्या होगा, रिजल्ट हमारे स्कूल का प्रॉपर बढ़िया आ जाएगा, सब के सब प्रॉपर तरीके से डिसिप्लिन हो जाएंगे। तो कह रहा है इसमें कौन सा नेचर बता रहा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो हाईलाइटेड होना चाहिए। बच्चों एक ही चीज, अगर आपको अपने कंपनी में लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से कोई भी प्रिंसिपल यूं ही रात को सोने से नहीं आ गए थे, प्रॉपर क्या किया गया था, प्रॉपर प्रैक्टिस किया गया था, याद ना? ठीक है, प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्व किया गया था, आपको याद होगा। ठीक, इस तरीके से ये जो हमारा जो प्रिंसिपल हमारा का जो एक हमारा क्या है, जो हमारा जो नेचर हमारा है, ठीक है, बेस्ड ऑन समझेंगे इसको, प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्व हो गया, या इसको आप ये भी समझ सकते हैं कि बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड
क्रिएटिविटी। डन। चलिए फटाक से टेक आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अगला कहता है कि भाई एनिग्मा फुटवेयर है, ठीक है, एक वेरी इनोवेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। कंपनी की हैज द पॉलिसी ऑफ पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द ट्रेनिंग ऑफ द मैनेजर्स। द ऑर्गेनाइजेशन टीचेस वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, पढ़ाती है मैनेजर्स को वेन एवर रिक्वायर्ड सो दैट देन कैन अप्लाई देम एंड अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस थ्रू देम। तो ईयर बाय ईयर ऑर्गेनाइजेशन एबल हो गई भाई, अपने रेवेन्यू बनी बढ़ा ली। तो दिस इज बिकॉज द मैनेजर्स आर एबल टू इकोनॉमिकली यूज द फंड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज द आउटपुट ऑफ द वर्कर्स थ्रू वेरियस प्रिंसिपल लाइक डिसिप्लिन एंड साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो दिस ईयर द कंपनी विल बी ओपनिंग इट्स 14th ब्रांच इन इंडिया। भैया इंडिया में कौन सी ब्रांच लगा रहा है? 14वीं ब्रांच लगा रहा है भाई साहब। 14 प्रिंसिपल भी होते हैं, लगता है प्रिंसिपल जब ज्यादा पढ़ लिए। And the firm had decided to start the campaign for adopting poor children। अरे वाह क्या बात है, सोसाइटल सर्विस भाई सब कर रहे हैं क्या? And this year the target is 500 poor children due to be adopted। This will help the organization put a noticeable example in front of the others who can learn a lot from this initiative of the company। तो भैया आपको इसमें बताना which points of importance of principles of management are highlighted in the above case। तो भाई इसमें आपको क्या करना है बच्चों, ऐसा इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो भाई आइडेंटिफाई कर लिया जाए फटाक से, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आइए देखते हैं क्या करते हैं। देखिए इसमें लिखा जाए, देखिए इसमें पहला क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा, आएगा प्रोवाइडिंग मैनेजर्स, ठीक है, विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू, क्या हो जाएगा, रियलिटी। एक भाई साहब क्या कर रहे हैं, तरीके देखा जाए वो सोशल नीड्स को भी क्यों तो फुलफिल कर रहे हैं, तो फुलफिलिंग क्या हो जाएगा, एज अ सोशल नीड्स, पहली बात। तो भाई साहब काम तो बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और तीसरा थोड़ा पढ़िए, देखिए इसमें से आपको एक पॉइंट निकल के और आपके पास निकल के आने वाला है। इसमें आपको क्या कह रहा है कि अगर फंड्स को भी हमने प्रॉपर यूटिलाइज किया, कंपनी के तरीके से रिसोर्सेज पे भी काम किया, डिसिप्लिन सबको फॉलो भी किया, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। क्या बच्चों, ठीक है। तो 3 हमारे पास क्या हो गए, ऐसा इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमारे पास निकल के आ गया। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं। अब इसमें अगला जो क्वेश्चन हम लोग का लिखा हुआ है 25 नंबर क्वेश्चन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है कि भाई 20 न्यू एम्प्लॉइज हैव स्टार्टेड देयर करियर इन XYZ Limited and the employees are new to the environment of the organization and have no idea about the demanding jobs। भाई उनको ये नहीं पता कि चीजें कहां पे किस तरीके से अवेलेबल की गई हैं। तो द मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव देम 3 months ऑफ टाइम टू शो देयर रिजल्ट। तो भाई मैनेजमेंट उनको 3 महीना समय देता है कि आप अपने रिजल्ट शो करिए, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है कि विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज फॉलोड हियर एंड हाउ डज दिस प्रिंसिपल हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन। भाई कैसे करेगा, देखो 20 नए एम्प्लॉय हमारे कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, उनका करियर उनका XYZ लिमिटेड बना हुआ है, ठीक है, अपना करियर शुरुआत कर रहे हैं, और वो एम्प्लॉय बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन में न्यू है। तो उनको इस बात का प्रॉपर तरीके से बच्चा आइडिया ही अवेलेबल नहीं है कि भाई कंपनी में कौन सी चीज़ें कहाँ पे हैं, किस जगह पे है, क्या चीज़ें कहाँ होगा। तो आपको याद होगा अच्छी तरीके से कि ये कौन से प्रिंसिपल में आता था। जी हाँ, बिल्कुल आप जो सही सोच रहे हैं, वो उसका नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर मतलब क्या होगी, हर चीज़ की प्रॉपर तरीके से एक जगह होती है हमारे पास। आ रही बात समझ में। तो इसका भी हमारे पास आंसर क्या होने वाला होगा, इसका हमारा आंसर होगा एज अ ऑर्डर। तो सीधे लिख दीजिएगा विच प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल इज फॉलोड हियर। तो सर इसका हमारा यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, तो सर इसका हमारा यहाँ पे आंसर होगा एज अ ऑर्डर, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर यहाँ फॉलो किया जा रहा है, जहां पे एज अ मैनेजमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव देम 3 months ऑफ टाइम टू शो देयर, अपने रिजल्ट को शो करने के लिए, कि प्रॉपर तरीके से उनको ये नॉलेज हो जाए कि चीजें कहां पे किस जगह पे किस तरीके से रखी गई हैं, कौन सी चीजें किस जगह पे होंगी। 20 नए एम्प्लॉय हैं कंपनी में, भी नए नए ज्वाइन हुए हैं, तो उनको इस बात का बिल्कुल आइडिया ही नहीं है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन बढ़ा जाए। बच्चों याद रखिएगा ये 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, 2022 का ये क्वेश्चन आपके बोर्ड का क्वेश्चन है। चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन का फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं तुरंत। चलिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सर कि असर्शन रीजन फटीग स्टडी इज
कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब। जो फटीग स्टडी है वो कंडक्ट कर रहा है कि भाई स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायरमेंट होना चाहिए जॉब के लिए। और द पर्पज ऑफ फटीग स्टडी टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स टू मेंटेन द वर्कर। तो बच्चा आपको अच्छे से याद होगा कि ये फटीग स्टडी जो है, ये फटीग स्टडी का ये कंडक्ट है नहीं कि किसी भी पर्टिकुलर जॉब के लिए स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। ये किसकी स्टडी है? ये स्टडी हमारी एज अ टाइम की है। तो मतलब हमारा जो एसर्शन है वो गलत है और जो रीजन है वो क्या है? तो एसर्शन और रीजन दोनों तरीके से एक दूसरे से मिलने जुल रहे हैं। ठीक है, रीजन हमारा करेक्ट है क्योंकि भाई फटीग मतलब होता है भाई थकान। अब आदमी थक गया है तो सर सीधी सी उसको रेस्ट ऑफ इंटरवल चाहिए। तो डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल्स टू मेंटेन अ वर्कर्स एफिशिएंसी। तो वर्कर एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए एक तरीके से रेस्ट ऑफ इंटरवल होना चाहिए। तो ये बात ऑलरेडी टेलर साहब ने भी इंसिस्ट करके रखा था अपने टेक्निक्स में कि भाई सबके पास प्रॉपर तरीके से क्या होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर हमारे पास रेस्ट ऑफ इंटरवल अवेलेबल हो। तो बच्चा यहाँ पे क्या होगा? ए फॉल्स है और हमारा आर क्या सही है। तो इसमें हम आंसर लिख लीजिएगा शायद। ठीक है, क्या होगा? ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। ठीक है, तो ये अगर ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा होगा सी नंबर में, डी नंबर में, कहां पे भी, तो उसको आप टिक कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में क्या होते हैं ना, वो सी नंबर में दे देता है कि ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, और कभी कभी उसके डी वाले ऑप्शन में दे देता है कि ए इज फॉल्स आर इज ट्रू। तो दोनों आगे पीछे, क्योंकि अभी ए फॉल्स होता है तो ए कभी कभी राइट भी हो जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या करना होगा? आपको देखना होगा कि क्या फॉल्स हमारे पास, सॉरी, और क्या हमारे पास ट्रू होगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं तुरंत। चलिए फिर आगे आइए, क्या कहता है 27 नंबर क्वेश्चन। तो बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सर कि द प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड इज एन एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। भाई ये उसकी बात कर रहा है और ये प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी है। हार्मनी और डिस्कॉर्ड जो है तरीके से कि सामंजस्य बना के चलो, कला कलेश नहीं करना है। ये एक एक्सटेंशन है किसका? प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म का। भाई बिल्कुल बात तो सही तरीके से सही कह रहा है कि भाई हार्मनी तभी क्रिएट होगी जब हमारे पास क्या होगा? कोऑपरेशन हमारी कंपनी में आएगा, जहां बस लोग अपनी बारे में बातें नहीं करेंगे। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुल एम्प्लॉयर कुल अपने बारे में ना सोचे, एम्प्लॉय को भी लेकर के चले, एक साथ हम आगे बढ़ेंगे तो हार्मनी क्रिएट होगी। हर पर्टिकुलर सिचुएशन में उनके लिए उसके संग बैठी बातें भी करेंगे। और रीजन क्या कर रहा है कि बोथ प्रिंसिपल एम्फेसाइज दैट देयर शुड बी नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। तो यहां पे कह रहा है कि सर जो कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है वो, ये तो हमारा जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हो गया। और हार्मनी और डिस्कॉर्ड जो है ये दोनों तरीके से क्या एक ही चीज बताते हैं, क्या कि कंपनी के अंदर किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्शन हमेशा नहीं होना चाहिए, बल्कि सब लोग एक दूसरे से कोऑपरेट करके चले, एक दूसरे को कोऑर्डिनेट होकर के चले। ठीक है, तो क्या कर लेंगे? तो यहां मतलब समाज ऑप्शन नंबर हमारा जो ए होने वाला है बच्चा, उसको बिल्कुल सही कर लीजिएगा। क्या? बोथ A and R are true and reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, डन, स्क्रीनशॉट, देन आगे बढ़ते हैं फटाक से। फिर चलिए आगे आइए, क्या कह रहा है? तो भाई ये कह रहा है कि सर द टेक्निक ऑफ डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम हेल्प करता है कि डिस्टिंग्विश किया जाए बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। भाई बिल्कुल सही बात कर रहा है कि भाई कंपनी भी कहती है कि भाई जो डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम है ये कंपनी में हमेशा क्या करिए, एज ए जो आपके पास जो एफिशिएंट बंदे हैं, ठीक है, उनको ज्यादा सैलरी दीजिए। जो आपके पास तरीके से क्या है, एज ए इनएफिशिएंट है, क्या है? एज अ इनएफिशिएंट है, तो उनकी सैलरी थोड़ा इनके मुकाबले थोड़ा कम कर लीजिए। भाई बिल्कुल बात सही है, और ये पॉलिसी किसकी है भाई? डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम का ही है। दिस टेक्निक रिवॉर्ड्स इनएफिशिएंट वर्कर्स विद अ हायर वेज रेट फॉर अचीविंग स्टैंडर्ड आउटपुट। और ये जो टेक्निक है वो रिवॉर्ड देती है इनएफिशिएंट वर्कर्स को, जिससे कि उनको हायर वेज रेट मिलेगा कि अगर वो अपने स्टैंडर्ड आउटपुट को कर लेंगे तो। भाई यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, हमारे ए वाले भैया सही हैं, लेकिन जो रीजन है वो एसर्शन का आंसर नहीं है। ठीक है, तो ए हमारा ऑलरेडी क्या है? सही है, और जो हमारा रीजन है वो हमारा क्या है? गलत जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चा? तो उसमें भी आप इसको डी नंबर या जो भी आपका सी नंबर आपका ऑप्शन होगा, ठीक है, अपने बुक में या अपने क्वेश्चन सब देख लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा कि ए इज ट्रू बट आर इज एज अ फॉल्स कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, तो हम लोगों ने फिलहाल इतने सारे क्वेश्चंस को बच्चा आपके सामने कराया है, समझाया है। 28 टोटल क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल थे,
अवेलेबल क्या क्वेश्चन बच्चे बहुत हैं, लेकिन हम लोग ने उन सारे क्वेश्चन उठाए जो पिछले 4-5 सालों में कई बार क्वेश्चन को पूछा गया है, 8 सालों में पूछा गया है। तो उन क्वेश्चन को सोचा कि एक बार आपको प्रैक्टिस भी करा दीजिए, बता भी दीजिए किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। बस इज इट इज क्लियर हो गया। तो आप इस वीडियो को बच्चों अच्छे से देखिए, प्यार दीजिए और खूब इसको आगे बढ़ाइए। बाकी आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसी तरह मैं हर चैप्टर के कई तरीके से जो पीवाईक्यूज हैं वो लेकर के आप लोग के बीच में मैं आऊंगा और आप लोगों को कई तरीके से क्वेश्चंस को, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चन हो, सबको सॉल्व कराने की प्रॉपर तरीके से 100% कोशिश की जाएगी। ठीक बच्चा, तब तक अपना आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।